हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है डॉक्टर लाल पथ लैब्स। ये अगर देखेंगे दोस्तों कि करीब 2021 सितंबर के बाद स्टॉक ने जो ऑल टाइम हाई बना था उससे करीब 58% नीचे आ गया था। अभी फ़िलहाल प्राइस ट्रेड कर रहा है 47% में। तो क्या इस समय स्टॉक को हमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? क्या इसमें क्या सिनारियो बन रहा है फंडामेंटली एंड टेक्निकली जहां पे हम इस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? तो इससे पहले हम टेक्निकली इसमें ये चार्ट बिहेवियर देखें, उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसका फिनेंशियल पार्ट कैसा है। तो डॉक्टर लाल पथ लैब्स जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर है एंड ये इंडिया का एक लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड डायग्नोस्टिक सेंटर है। यानी इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है डायग्नोस्टिक सेंटर में। किसी भी बिजनेस में, कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टॉक को अगर देखेंगे तो उसमें देखिए उसमें क्या ये ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड अपॉर्चुनिटी है या ये एक लीडर कैटेगरी में आता है। अगर है तो उसमें ये पोटेंशियल रहता है कि इन फ्यूचर उसमें ग्रो करने की, यानी उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और उस बिजनेस मॉडल में उसका प्रेजेंस कैसा है। यानी क्या टॉप लीडर में पड़ता है या लीडर कैटेगरी में पड़ता है या वो जो बिजनेस करता है ये ब्रांड वैल्यू है क्या, उसके हिसाब से ये वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विस सेंटर है ये। ठीक है, उसके साथ साथ अगर देखें कि ये पैन इंडिया का, यानी अगर देखें इट इज़ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन इन पैन इंडिया, प्रेजेंट कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ। तो ये जो प्रेजेंस करते हैं, सर्विस देते हैं, ये क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज इस कंपनी के अंदर ग्रोथ भी बरकरार है। तो एक ग्रोथ बरकरार है, इसके देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एनुअल रिपोर्ट आप पढ़िए, कॉन्फ्रेंस कॉल आप इसका पढ़िए, केडी रेटिंग्स आप डिटेल में पढ़िए। फिर भी बाय स्किनर के थ्रू हम इसको देखेंगे कि ईयरली इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर 2012 में देखेंगे तो इसके जो सेल्स थे 342, वहाँ से बढ़ के कितना हुआ 2172, यानी 2172 करोड़। यानी काफ़ी हद तक ये पोटेंशियल दिखाई दिया। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स 12-13 साल में इसने अपना सेल्स को ग्रो किया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे उसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी अपना देखो कहाँ पे 45 करोड़ था। किस टाइम 2012 में 45 करोड़ था, वो बढ़ के कितना हुआ 241 2023 में था। अभी टीटीएम देखें, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी 2022-23 के मार्च के बाद जितने सारे क्वार्टर है उसके अगर आप एक्यूमुलेट करोगे, यानी 2023 मार्च के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया है उसको अगर एक्यूमुलेट करोगे, ये अगर एक्यूमुलेट करोगे तो अब ये नेट प्रॉफिट दिखाएगा टीटीएम नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसका हाईएस्ट आया था कब, जब 2022 में जितने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर थे उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया था। उसके बाद रेवेन्यू स्लो हो गया है। जैसे अगर डॉक्टर डीवी लैब्स आप देखेंगे तो डॉक्टर डीवी लैब्स में भी 2022 में सबसे ज़्यादा सेलिंग आया था। 2022 अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया था, रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट आया था। उसके बाद स्लो है क्योंकि कोरोना की वजह से 2020, 21, 22 तक इसका टेस्टिंग बहुत होता रहा, इसलिए इन लोगों का सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ता रहा। उसके बाद जैसे ही कोरोना ठीक होने लगा है इन लोगों का रेवेन्यू सेल्स धीरे धीरे कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बिजनेस खराब हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्टर डीवी लैब्स को भी देखोगे ये एक ही लेवल पे रुका हुआ है और बरकरार है, सेल्स में ये बरकरार है। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा दिक्कत आया है। क्यों आया है? क्योंकि आप इसमें देखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो है ये बढ़ा है। डेप्रिसिएशन क्यों बढ़ा है? डेप्रिसिएशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि अगर आप इसका एसेट साइज देखोगे, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड देखेंगे तो इनका जो एसेट साइज है 2022 के बाद बहुत ही, यानी 2021 में जो था उससे करीब दुगना 2.5 गुना बढ़ चुका है एसेट्स। अगर किसी कंपनी का एसेट्स बढ़ता है तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ने से ये पता चलता है कि इन फ्यूचर इनके जो कैपेबिलिटी है
यानी फिक्स एसेट जो होते हैं किसी भी कंपनी का, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए होता है। तो कोई भी कंपनी का अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ रहा है। अगर हम फिक्स एसेट में जाएंगे तो क्या देखेंगे इसमें कि ये प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये भी बढ़ चुका है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट दो कैटेगरी में होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये वाला, और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स यानी जो गुडविल्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स ये होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, मगर ये भी फिक्स एसेट्स कैटेगरी में आते हैं क्योंकि एक ब्रांड है। तो इस हिसाब से इन लोगों का भी ये ब्रांड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो टेस्टिंग कर रहा है उसका कॉपीराइट से जो भी है इसके पास ही है, ठीक है। तो ये अपना फिक्स एसेट्स बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इनका जो डिप्रिसिएशन है ये साल भर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन है, मगर इनका कैपेसिटी एक्सपेंड हो रहा है तो इन फ्यूचर इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इनका सेल्स बढ़ रहा है। तो सेल्स बढ़ रहा है, अचानक डिप्रिसिएशन बढ़ने से इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मगर इन फ्यूचर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि इनका फिक्स एसेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर है कि पोटेंशियल है, ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हम ये देख रहे हैं कि इनका जो रिजर्व था 2012 में ये अभी बढ़ के हो चुका है 1689, यानी कहां से कहां तक पहुंच गया कंपनी। कैसे पहुंचेगा? जब प्रॉफिट करेगा कंपनी तब इस लेवल पे कंपनी पहुंचता है। तो ये ग्रोइंग कंपनी है। और बैलेंस शीट में हम और दूसरा चीज क्या देखेंगे? बोरोइंग। जैसे मैं कहता हूं कि जिस कंपनी में बोरोइंग जितना कम होगा या लेस बोरोइंग होगा उतना ही फायदा है। अगर इस कंपनी में देखें 2022 में बोरोइंग था वो अभी घटते हुए नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व में कैपिटल है और फिक्स एसेट्स है उसके तुलना में ये बोरोइंग कुछ भी नहीं है। बोरोइंग को हमेशा देखो कि उनके रिजर्व में कितने पैसे हैं, फिक्स एसेट कितने हैं और उसका बोरोइंग कितना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बोरोइंग कितना इफेक्ट कर रहा है उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद भी जितना भी बोरोइंग कम रहेगा ये अच्छा है, ठीक है। तो अगर कैश फ्लो देखें कंपनी का लगातार ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो मेन बिजनेस होता है उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से कितना पैसा कैश में है, यानी पूरा खर्चा देने के बाद जो रिसीवेबल है उसको माइनस करने के बाद या ऐड करने के बाद जो कैश अवेलेबल रहता है ये होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, यानी जो ऑपरेशन बिजनेस में कितना प्रॉफिट आ रहा है या उससे कितना कैश है ये शो करता है। नेट प्रॉफिट शो करता है क्या कि कितना प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट ये शो करता है। मगर इस नेट प्रॉफिट के अंदर कितना रिसीवेबल है, यानी ये जो नेट प्रॉफिट है ये पूरी कैश में नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ तो उधारी में हुआ होगा, तो कुछ उधारी होने के बाद उसके बाद कंपनी के पास कितना पैसा है ये दिखाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कंपनी के पास अगर देखें तो लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिस तरह नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है उस तरह उसका कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। अगर इसका आरओसी देखें तो आरओसी जो लगातार बढ़ रहा था उसके थोड़ा सा घटा है। क्यों घटा है? अगर आप देखेंगे कि इसमें लास्ट 2-3 साल से इसने अपना बोरोइंग बढ़ाया है। आरओसी होता क्या है? आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, कंपनी का टोटल कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, इनको मिला के एंड प्रेफरेंस शेयर मिला के जो रिटर्न आता है उसको कहते हैं आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, ठीक है। और बोरोइंग को लेने के बाद जो होता है उसको कहा जाता है आरओसीई, यानी टोटल कैपिटल से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोइंग बढ़ने की वजह से इन लोगों का आरओसीई थोड़ा सा घट गया है और 2022 के बाद इन लोगों का थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में इशू आया है। मगर कंपनी हर साल ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी पूरी क्लीन और हेल्दी बैलेंस शीट है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि कंपनी में कोई फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम ये क्या देख रहे हैं कि इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग अच्छा है एंड डीआईएफआई का होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा है।
और लास्ट 2-3 क्वार्टर से अपना होल्डिंग एफआई बढ़ा रहा है एंड डीआई ऑल्सो अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो डीआई एफआई क्यों होल्डिंग अपना बढ़ा रहा है? क्योंकि इसमें वो लोग कुछ तक कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं जो रिटेल पब्लिक शायद नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे रिटेल पब्लिक ये सोच रहे हैं कि प्राइस इतना नीचे आ गया है इसलिए वो लोग निकल रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेटर या बिग प्लेयर बाई कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। देखिए ये जो वीडियो मैं डालता हूँ ना, इसमें आप ये बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन मत सोचिए, इसमें आप सीखिए कि किस तरह हम एक फंडामेंटली स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छे स्टॉक को अच्छे भाव पे या सस्ते भाव पे या लो वैल्यूएशन पे हम उसको बाई कर सकते हैं या खरीद सकें। ठीक है, तो अगर आगे देखें कि इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग या एफआईडीआई का होल्डिंग ये काफ़ी हद तक पोटेंशियल है और पब्लिक होल्डिंग इसमें कम है, ये सही है। अगर हम इसका कॉन्फ्रेंस कॉल में नोट पे जाके देखेंगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि और भी नए 20 न्यू लैब्स प्लान किया है मार्च एंड अप्रैल में। तो ये कंपनी खुद को एक्सपेंशन कर रहा है, कैपेसिटी यानी कैपेक्स एंड एक्सपेंशन कर रहा है खुद को। तो इन फ्यूचर इनके जो प्रोबेबिलिटी है आगे बढ़ने के लिए साफ साफ नज़र आ रहा है, किस तरह हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो अभी इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। टेक्निकल अगर चार्ट पैटर्न देखें दोस्तों, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से, मैं जैसे बोला था, ऑल टाइम हाई से करीब 58% नीचे आ गया था। अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये है अपना 46-47% लेवल पे ट्रेड करे। क्या हमें इसमें ये बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखिएगा दोस्तों, जो सिनारियो बना ये आपको ये नज़र आएगा कि प्राइस जिस लेवल से नीचे आने के बाद रुक गया है, यानी इस लेवल से जो नीचे आने के बाद इस लेवल से प्राइस, यानी ये कौन सा महीना था, 2022 मार्च के बाद प्राइस इस लेवल पे रुक गया है। यह प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है, जहां पे रिटेल पब्लिक भाई का सेल कर रहा है वहां पे ही बिग प्लेयर इसमें बाई अपॉर्चुनिटी लेगा। क्योंकि अगर आप देखेगा जब भी प्राइस बढ़ रहा है, जब भी प्राइस ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, ऊपर के साइड में बढ़ रहा है, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन कर रहा है। मैंने इस स्टॉक को लेके ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने इसको दिया था 23 मार्च को, तब उसका प्राइस चल रहा था 2128। अभी इसका प्राइस चल रहा है करीब 2262। तो ये क्यों दिया था, इसके पीछे लॉजिक यही था। अभी भी जो सिनारियो है इसमें भी बाई अपॉर्चुनिटी है, मगर मेरे हिसाब से, मेरे कहने से कोई बाई मत कीजिए, ये मेरे सिर्फ व्यू है। आप अगर बाई या सेल करते हो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके पास ही है। मैं सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह हम स्टॉक को फंडामेंटली एंड टेक्निकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, किस तरह हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ये मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसमें हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो इस लेवल से भी जहाँ पे प्राइस है, या प्राइस अगर नीचे भी आता है उस लेवल से भी प्राइस कम से कम ये जो लेवल दिखा रहा है, यानी 56% तक रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है। रिसेंटली ये 56% रिटर्न शायद 6 महीने में आ जाए, शायद 1 साल लगे, या 1 साल 2-3 महीना भी लग सकता है। तो ये काफ़ी होता है 56% रिटर्न 1 साल 2-3 महीने में भी। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इसका पुल बैक लेता है, यानी ये इसका पुल बैक भी लेता है या नीचे आता है या इस एरिया पे आता है, तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीखिए, आप इससे आप ट्रेड मत लीजिए, आप सीखिए, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, किस तरह बिग प्लेयर को बिहेवियर का हम समझ सके उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, किस तरह अच्छे स्टॉक को लो वैल्यूएशन में बाई कर सके, इस चीज़ को आप सीखिए। और जो लोग इंटरेस्ट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी लेना है या आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, क्या करना चाहिए इन फ्यूचर और भी अच्छा हो सके, क्योंकि हम लोगों का फैमिली और भी बड़ा हो जाए, हर कोई अपना कैपिटल को बड़ा करे, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, इसके लिए आप कमेंट में बताइए क्या करना होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।